24 अगस्त 2020 का इम्पोर्टेंट करंट विजडेक्स प्लस के साथ में डेली करंट अफेयर सीरीज की। तो इसका आप पीडीएफ विजडेक्स प्लस के साथ में विजडेक्स प्लस टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हो। ठीक है, तो कल हमने 2 सवाल पीछे छोड़ दिए थे, उनका अभ्यास देख लेंगे। तो तीस्ता नदी जो कि हाल ही में खबरों में रही थी, किस राज्य से उत्पन्न होती है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम। तो इसका राइट आंसर है सिक्किम से। तो तीस्ता नदी है जो कि पहले सिक्किम से निकलती है, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर होकर बांग्लादेश में चली जाती है, बाद में ये ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ जाती है। ठीक है, तो सिक्किम में से निकलती है। तीस्ता नदी पर अक्सर भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण बनती है। क्यों विवाद का कारण है? कि इसका सबसे ज्यादा पानी उपयोग कौन करेगा, या फिर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच में समझौता भी हुआ था, लेकिन अभी तक सक्सेस रूप से नहीं हो चुका है। बांग्लादेश कहता है हमें ज़्यादा पानी दीजिए, यदि पश्चिम बंगाल बोलता है कि इतना पानी दे दिया तो हमारे यहाँ पानी की कमी पड़ सकती, तो इसको लेकर अक्सर विवाद होते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल है, नासा ने किस वर्ष तक साइके मिशन क्या है? मंगल और बृहस्पति के बीच एक सूर्य की परिक्रमा कर रहा है कोई धातु है, मतलब मंगल और बृहस्पति के बीच ऐसा धातु जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, तो उसको उस पर रिसर्च करने के लिए साइके मिशन को किसने कब तक लॉन्च किया जाएगा? नासा द्वारा। ठीक है, नासा जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है, तो इसको 2022 तक इसकी योजना शुरू करने की प्लान चल रहा है। ठीक है, तो फिर अब आज ये दो पहले के प्रैक्टिस हो गए, तो अब आज से पहला सवाल शुरू करते हैं। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वाला है, हाल ही में किस देश ने काला सागर के पास, ठीक है, ब्लैक सी के पास में नेचुरल गैस के विशाल रिसोर्सेज, विशाल भंडार खोजे गए हैं? तो इसमें से 4 देश में से बताना है। तो इसका राइट आंसर है जो कि टर्की है। ठीक है, तो टर्की ने, पहले टर्की की आप लोकेशन देख लीजिए, ये देखो, ये है जो कि ब्लैक सी है। ठीक है, ब्लैक सी के पास में देश है रसिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया। ठीक है, तो इसमें से क्या हो रखा था कि पहले इसमें एक समझौता हुआ जिसमें से इसका बंटवारा ऐसे कर दिया गया कि टर्की की, 2 सेकेंड, कि टर्की की ये है बाउंड्री, ठीक है, रसिया इतना इस पर इसका अधिकार होगा, बुल्गारिया का इतना, रोमानिया इधर, इधर यूक्रेन की तरफ से इतना इतना हिस्सा इनको दे दिया जाएगा। तो टर्की ने अभी क्या है कि जो विशाल गैस भंडार खोले गए हैं वो इनकी ही टेरिटोरियल सीमा में, जो कि ईजेड होता है, तो उसके इस एरिया में इन्हें विशाल भंडार खोजे गए, मतलब कि ये टर्की खुद की बाउंड्री में। ठीक है, ये विशाल नेचुरल गैस के भंडार देखे गए। टर्की क्या करता है, टर्की का मैक्सिमम जो कि इनका ज़्यादा घरेलू उत्पादन के लिए ये नेचुरल गैस का इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो अब उन्हें प्राकृतिक गैस के भंडार इन्होंने खुद खोज लिए हैं, तो अब इन्हें किसी दूसरे देश से नहीं मंगवाना पड़ेगा। इनके जो रिसोर्सेज मिले वो 300 बिलियन क्यूबिक मीटर मिले हैं। ठीक है, भारत कितना, भारत 20 बिलियन क्यूबिक मीटर का आयात करता है, लेकिन यहाँ पर 320 बिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, लेकिन टर्की खुद ज़्यादा उपयोग करता है, तो इनका कम से कम 7 से 8 साल तक इनका ये भंडार चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार टर्की ने ये, टर्की की सीमा के अंदर विशाल नेचुरल गैस भंडार मिले गए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल है, तो अब नेक्स्ट सवाल है कि किसने इंटरसेप्टर नाव ICGS C454 लॉन्च किया है? तो इंटरसेप्टर का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्टर आपने देखा होगा कि अपन रोड पे चलते हैं तब एक इंटरसेप्टर गाड़ी खड़ी रहती है, वो क्या करती है कि कोई भी वाहन आ रहा है उसकी स्पीड कितनी है, या फिर वो किस तरह से उनका व्हीकल सही लाइन में चल रहा है नहीं चल रहा है, या फिर उनकी स्पीड मैक्सिमम या नॉर्मलाइज है, तो यदि कोई स्पीड ज़्यादा होता है तो उसे रोक लिया जाता है इंटरसेप्टर गाड़ी द्वारा। ठीक है, तो इसी प्रकार एक इंटरसेप्टर नाव ये क्या काम करेगी उसके बारे में देखेंगे। इंटरसेप्टर नाव ICGS C454 इसमें से लॉन्च किसने किया है? तो ये भारतीय तटरक्षक ने इंटरसेप्टर नाव को बनाया। ठीक है, ये भारत में ही निर्मित है। तो अब इस ICGS क्या करेगा? ICGS मान लो कोई भी पेट्रोल अपनी ही सीमा में कोई पेट्रोल का रिसाव हो गया या फिर कोई आपदा आ गई, तो उसको इंटरसेप्टर करेगा। ठीक है, उनको देखेगा, फिर उस पर सुरक्षा के लिए काम करेगा। एक पहली चीज ये हो गई। बाकी इसकी स्पीड क्या है? 45 समुद्री मील या 83 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल ने इसे सूरत के गुजरात में लॉन्च किया है। ठीक है, बाकी इसका ये देख सकते हो 27 मीटर लंबी नाव है और C454 इसका नाम है, और ये 500 समुद्री मील की दूरी तक, मतलब 500 समुद्री मील की जितनी भी जो दूरी होगी वहां तक ये इसे इंटरसेप्ट कर लेगा। ठीक है, इस पर ध्यान नजर बनाए रख लेगा। बाकी भारतीय तटरक्षक महानिदेशक कौन है? कृष्ण स्वामी नटराजन, महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जनरल। ठीक है, DG।
फिर नेक्स्ट वाले, हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीता है? 2020 का विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये 4 नाम हैं, इसमें से रियर्डन, मार्कस एल्बे, किरेन विल्सन या रोनियो सुल्लीवन। तो रोनियो सुल्लीवन ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप को जीत लिया है 2020 का, ठीक है। तो इन्होंने 18-8 के स्कोर से जीता है, ये इनका गेम है, ठीक है। तो ये विश्व स्नूकर चैंपियनशिप इन्होंने जीता, ठीक है। इससे पहले 1978 में 40 वर्ष का एक पहले चैंपियनशिप थे, उन्होंने जीते। उसके बाद में इन्होंने एक इस प्रकार का नया रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा उम्र दराज में भी इन्होंने बना लिया है, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट वाला है, तो इसमें से आपको क्या थोड़ा सा इसका नाम ज़्यादा याद रखना, कितनी हिस्ट्री है या कितना वर्ष उम्र में इन्होंने जीता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीता किसने? तो इसका राइट आंसर है जो कि रोनियो सुल्लीवन ने जीता है, ठीक है। फिर अक्सर इस प्रकार की गेम की ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पूछी जाती, लेकिन कौन व्यक्ति विजेता रहा है वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो हम उस हिसाब से ही तैयारी करेंगे। बाकी केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में किन्हें शामिल करने को आदेश दिया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में तो LGBTQ, लेस्बियन, गे, बाय, ट्रांसजेंडर, ठीक है, बाइसेक्सुअल, बोथ, नन ऑफ दीज, सॉरी यहाँ पर यार विकलांग की नाम की जगह दिव्यांग नाम होता तो अच्छा रहता, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो दिव्यांग इसका राइट आंसर है, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में दिव्यांगों को जोड़ने के लिए एक आदेश जारी किया, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि भाई 23 अगस्त को NFA 2013 के एक आदेश जारी किया गया, ठीक है। इसमें क्या क्या, जो भी बिना राशन कार्ड के जो भी दिव्यांग व्यक्ति है, ठीक है, वो आत्ममान निर्भर भारत अभियान के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं, और ये योजना 31 अगस्त 2020 को समाप्त होनी है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जो दिव्यांग व्यक्ति उनको पहचान करेंगे, फिर उन्हें इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2000 के साथ में शामिल करना है ताकि उनको ये फायदा मिल सके, ठीक है। फिर क्या है, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी की धारा 10 अंत्योदय अन्न योजना के तहत व्यक्तियों को, तो इस स्कीम के तहत, ठीक है, 2 सेकेंड, इस एक्ट में इस स्कीम के तहत व्यक्तियों को कवरेज प्रदान करती है, और ये स्कीम कौन सी है? अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है। तो अंत्योदय अन्न योजना के बारे में क्या है, जैसे कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब है उसे 35 किलो, ठीक है, 35 का डिवाइडेशन इस प्रकार किया है, 25 किलो गेहूँ, 10 किलो चावल, ठीक है। वही रेट जो 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये के हिसाब से दिए जाते हैं, लेकिन इन्हें 35 किलो दिया जाएगा। बाकी वाले जो फैमिली होते हैं उन्हें कितना देते हैं? 5 केजी, जिसमें से 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल, या फिर कभी कभी 5 किलो, कहीं कहीं पूरे गेहूँ दे दिए जाते हैं। रेट तो इनकी सेम रहेगी, लेकिन इनकी क्वांटिटी बढ़ा दी गई, ठीक है। उन्हें कहते हैं 35 केजी का गेहूँ प्रदान किया जाएगा या फिर अनाज प्रदान किया जाएगा, ठीक है। 2.5 करोड़ परिवार गरीबी रेखा के नीचे 38 परिवारों को इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट अंत्योदय योजना के बारे में हमें ध्यान रखना है, कितना है? 35 किलो अनाज का हकदार है। फिर इसमें क्या है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 क्या है, इसमें यह है कि 75 ग्रामीण आबादी, जो 75 गांव की जितनी भी आबादी उसकी 75%, ऐसा नहीं है कि गांव में सब के सब गरीब है, कई लोगों के पास नौकरियां भी होती है। दूसरा, 50% शहरी आबादी शामिल है, उस जनसंख्या को इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? 5 किलोग्राम खाद्यान्न 1 रुपये या 2 या 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, ठीक है, चावल और गेहूं प्रदान किया जाता है, ठीक। बाकी जो स्तनपान करने वाली, जो गर्भवती और स्तनपान करने वाली जो माताएं होती है, उन्हें कम से कम 6,000 रुपये कम से कम मातृत्व लाभ, ठीक है, मातृत्व लाभ नहीं दिया जाएगा, मतलब तकरीबन 6,000 रुपये का इन्हें लाभ प्रदान किया जाएगा, ताकि वो पौष्टिक जीवन जी सके, तो उनसे जो भी उनका बच्चा है वो भी स्वस्थ और हेल्थी रह सके, ठीक है। बाकी 14 वर्ष तक के बच्चों को पौष्टिक भोजन का हकदार होना चाहिए। यदि आपको शिकायत है तो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का प्रावधान है, जिसके तहत आप शिकायत भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वाला है कि किसने पाइप्ड पेयजल की आपूर्ति के लिए एक मसौदा, पाइप्ड पेयजल मतलब पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल का प्रदान किया जाता है, तो इसके लिए एक मानक स्टैंडर्ड, ठीक है, ड्राफ्ट स्टैंडर्ड तैयार किया गया है, मसौदा मानक तैयार किया है, वो इस 4 बॉडी में से किसने किया है? तो ये फसाई मतलब फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नीति आयोग, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर भारतीय मानक ब्यूरो। तो इसका जो राइट आंसर है जो कि भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो ने पाइप्ड, इसमें क्या किया है, इसमें इन्होंने ये कहा है कि पेयजल आपूर्ति सेवा के लिए पेयजल आपूर्ति की जो क्वालिटी है, मतलब ऐसा नहीं कि आप नल से पानी तो दे दिया लेकिन इस नल के पानी में कचरा आ रहा है तो उसे कौन पिएगा, या फिर उसे पीने के बाद हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, या इस पानी में ज़्यादा मिनरल्स आ रहे हैं जो कि आर्सेनिक, इसका यदि आजकल ज़मीन में आर्सेनिक का मात्रा जो पानी मारने लगे, यदि ये लोगों को आई तो इससे हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो जाएगा, कैंसर का पेशेंट बन सकते हो। तो वो पानी के काम का जो पीने लायक ना हो या फिर पी तो लें लेकिन खराब हो, तो उसे
किस क्वालिटी का पानी जाना चाहिए, वो क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 10,500 के अनुरूप होनी चाहिए। इनके स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग पानी जाना चाहिए, ठीक है। बाकी इनका एक टारगेट ये भी है कि 2024 तक ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध भी करवाना है, ठीक है। बाकी इसमें क्या किया, एक अवधारणा दी, मतलब एक कंसेप्ट दिया कि डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया। डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया में क्या होता है कि हर 4 घंटे में पानी का सैंपल लोगे, फिर आप उसमें से चेक करोगे कि इस पानी में कितना कचरा है या फिर किसी प्रकार का कोई धातु तो अवशोषित नहीं है, इस प्रकार का हमें चेक करके फिर पानी देना है, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड ने इस प्रकार का मानक अनुरूप किया है। फिर IS 10,500 क्या होता है, ये मापता है कि पानी में आर्सेनिक का लेवल, पानी का पीएच लेवल, पानी में कितने लवण है, पानी का रंग कैसा है, पानी की गंध कैसी है, पानी में मैलापन कैसा है, और यदि कोई भारी धातु शामिल है या नहीं है। तो IS 10,500 में, इंडियन स्टैंडर्ड 10,500 में ये देखा जाता है कि इसमें किस प्रकार का पानी का लेवल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल है, इंडियन एयरफोर्स में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 किसने जीता है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स में तेंजिंग नोर्गे, तो ये 4 है। विंग कमांडर गजानन यादव। विंग कमांडर क्या है, एक ऑफिसर पोस्ट होती है, ठीक है, एयरफोर्स में। जैसे स्क्वाड्रन होती है, स्क्वाड्रन क्या होता है कि कोई भी छोटे, जो मान लो कि 10 बेडों का एक स्क्वाड्रन बना दिया, मतलब 10 हवाई जहाज है तो इस पर एक स्क्वाड्रन ऑफिसर होगा जो कि इन 10 हवाई जहाजों को मैनेजमेंट का सिस्टम देखेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार विंग कमांडर भी एक ऑफिसर पोस्ट होती है जो कि स्क्वाड्रन ऑफिसर से भी ऊपर होती है। तो गजानंद यादव या कमांडर अभिनंदन या विंग कमांडर RK सिंह, इसमें ये पुरस्कार किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर है जो कि विंग कमांडर गजानंद यादव ने जीता है, ठीक है। तो विंग कमांडर गजानंद यादव ने ऐसा क्या किया है, उन्होंने अब तक 2900 से अधिक छलांग लगाई। कहाँ से, पैराशूट के माध्यम से, ठीक है। तो चूंकि गजानंद यादव पैराशूट जंप प्रशिक्षक भी है, मतलब पैराशूट से जंप कैसे करवाया जाता है ये भी सैनिकों को सिखाते हैं। वो IAF की, इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाइडिंग इस डाइविंग टीम आकाशगंगा के सदस्य भी है, ठीक है। तो बाकी अब इसके लिए इन्हें तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। पुरस्कारों को अर्जुन पुरस्कार के बराबर भी माना जाता है, ठीक है। तो साहसिक खेलों के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भी माना जाता है जो कि अर्जुन पुरस्कार के बराबर है, ठीक है। और बाकी इन्होंने 2900 से अधिक छलांग भी लगाई, इनके लिए इन साहसिक कार्य को देखते हुए इन्हें सम्मानित करने का काम किया जा रहा है, ठीक है। फिर ड्रोन आधारित ड्रोन, ठीक है। ड्रोन क्या होता है, ड्रोन आधारित निगरानी तंत्र, जिसमें पहली बार निंजा UAV, ठीक है, अनमैन्ड व्हीकल का प्रयोग किया गया है। UAV मतलब जैसे कोई मानव ना चलाता हो, कंप्यूटर बोर्ड की सहायता से या फिर ऐसी कुछ कमांड दें जिसके माध्यम से चलता हो, कि किसने शुरू की है, ठीक है। तो ये है 4, ठीक है, निगरानी तंत्र के लिए। तो इसमें भारतीय एयरफोर्स, रेलवे, दिल्ली मेट्रो निगम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जो कि भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे ने क्या किया है, भारतीय रेलवे ड्रोन आधारित निगरानी, ठीक है, ड्रोन के माध्यम से सिक्योरिटी चेकअप करना या फिर रेलवे ट्रैक को चेक करना या फिर यार्ड को चेक करना, वर्कशॉप को, स्टेशन परिवार को, UAV के, ठीक है, जिसमें कोई मानव नहीं बैठेगा, ड्रोन, जिसे ड्रोन सामान्यतः ड्रोन कहा जाता है, ड्रोन के माध्यम से सिक्योरिटी चेकअप की जाएगी, ठीक है। बाकी निंजा UAV के माध्यम से क्या है, ये जैसे ही उड़ेगा साथ में वीडियो स्ट्रीमिंग कर लेगा, ठीक है। बाकी यदि कोई भी मानचित्र भी कर लेगा, इसकी निगरानी भी कर लेगा, सिक्योरिटी भी देख लेगा, वीडियो स्ट्रीमिंग के माध्यम से जो लोग नीचे ऑफिस में बैठे रहेंगे वो देखेंगे कहीं पर कोई भी थ्रेट या कोई खतरा ना उत्पन्न हो भारतीय रेलवे के समक्ष में, तो उसको देख लिया जाएगा, ठीक है। बाकी ड्रोन के नाम से क्या है, इसे मानव रहित हवाई वाहन, ठीक है, अनमैन्ड व्हीकल, एक हवाई प्रणाली, एक विमान है, ठीक है। इसे मानवीय ऑपरेटर द्वारा, मानव यहाँ इस कंप्यूटर में, यहाँ पर इस कंट्रोल रूम में बैठा है, यहाँ से की दे रहा है, तो उसके हिसाब से ये ड्रोन चलता जाएगा, ठीक है। बाकी क्या है, कोविड-19 के दौरान भी लॉकडाउन में सीमा पर लोग इधर से उधर नहीं जा रहे हो, तो इसके लिए ये ड्रोन का इस्तेमाल सीमा क्षेत्र पर कर लिया ताकि कोई लोगों को भी ट्रैक किया जा सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल है, प्रत्येक वर्ष आतंकवाद के शिकार लोगों के स्मरण और श्रद्धांजलि के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो आतंकवाद से जो भी शिकार हो गए उनके लिए इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, कब, इन 4 डे में से बताना है, 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त या 25 अगस्त। तो इसका राइट आंसर जो कि 22 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। आतंकवाद के कारण शिकार हो गए, धर्म या विश्वास के आधार पर, मान लो कि दो रिलीजन की हो गई या फिर कोई अलग अलग विश्वास के कारण कोई भी लड़ाई हो गई, तो उनमें जो भी इन हिंसा के पीड़ित जिनका मृत्यु हो गई, तो उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय डे मनाया जाता है, ठीक है। अब इस अंतर्राष्ट्रीय डे मनाने का कारण क्या है, ताकि लोगों को समझाया जा सके कि धर्म और विश्वास के नाम पर हिंसा करने से कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। मानवीय सबसे उत्तम रूप है जो मानवीय एक दूसरे की हेल्प नेचर का रहो, और तो इस प्रकार की अवेयरनेस इसमें फैलाई जाती ताकि और भी इस प्रकार के लोगों को जान गंवानी नहीं पड़े, ठीक है। बाकी आजकल जिन एरियो में आप न्यूज़पेपर में सुनते होंगे, सीरिया, इराक, म्यांमार, नाइजीरिया, चीन में अत्याचार कई मामले देखे जा रहे हैं, जैसे कि चीन में उइगर मुस्लिमों पर
आतंकी हमले या फिर वहाँ की सरकार उन्हें सप्रेशन किया जाता है, ठीक है। म्यांमार में आपने फिर वो रोहिंग्या इश्यू सुना होगा, ठीक है। सीरिया में आए दिन गृह युद्ध छिड़ता रहता है, ठीक है। नाइजीरिया में भी यहाँ का इंटरनल क्लेश जो कि वहाँ रिसोर्सेज के कारण हो रहा है। तो इस प्रकार कई लोगों को जान गंवानी पड़ता है, जो जान गंवानी पड़ती तो वो ऐसा ना हो, इसलिए इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। फिर हाल ही में लिए गए सरकार के निर्णय के अनुसार इनमें से किस हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी, ठीक है। सार्वजनिक निजी भागीदारी क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, 3P, ठीक है, PPP। तो सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना के तहत पट्टे पर दिया जाएगा। तो इनमें से निर्णय किस हवाई अड्डे को, ठीक है, जयपुर, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी या उपयुक्त तीनों। तो इसका अभी इसमें क्या किया, अडानी ग्रुप में, ठीक है, 3 हवाई अड्डों को PPP योजना के तहत पट्टे पर दे दिया गया। इसमें कौन सा? जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, जो अपने ऑप्शन में दे रखे थे वो तीनों हैं। तो 50 वर्ष के लिए अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड को दे दिया गया, ठीक है। इसमें अडानी इंटरप्राइजेस क्या करेगा कि वो एक तो इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है, फिर सेवा, आपूर्ति, विशेषज्ञता, उद्यम, व्यवसायिक कौशल में दक्षता आएगी। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा निवेश किया जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट के पास यदि इतना निवेश ना हो तो किसी प्राइवेट और पब्लिक के माध्यम से, पूरा प्राइवेट को भी नहीं दिया है, लेकिन कुछ पब्लिक का भी हिस्सा है और प्राइवेट दोनों का हिस्सा है। तो इस प्रकार यहाँ का पट्टे पर देने से यहाँ और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। तो इस प्रकार की सेवा, फैसिलिटी या विशेषज्ञता, उद्यम आएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट कर सके, बेनिफिट में भी रहे और लोगों को भी फायदा पहुँचाया जा सके, ठीक है। तो इसलिए 50 साल को लिए अडानी एंटरप्राइजेज को दे दिया गया है। फिर भारतीय विमान AAI के बारे में देख लो, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। तो इसकी स्थापना 1995 में की गई। पहला चीज़, ये नागरिक उड्डयन अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, उसका आगे प्रोसेसिंग कैसी हो, उसको मैनेजमेंट कैसा किया जाए, उसका रख रखाव कैसे किया जाए, मैनेजमेंट कैसा किया, इसके लिए एक जिम्मेदार है, ठीक है। बाकी ये एक वैधानिक निकाय है जिसे एक्ट के माध्यम से बनाया गया था। 1995 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करता है। फिर नेक्स्ट वाला है 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है और वो मनिका बत्रा को मिला है। तो वो इन चारों गेम में से कौन सा गेम खेलती हैं? तो इसका राइट आंसर है जो कि टेबल टेनिस गेम खेलती है, ठीक है। इससे पहले हमने एक और क्रिकेटर रोहित शर्मा को भी इसके लिए नॉमिनेट किया गया था। फिर पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु को भी किया। टेबल टेनिस खिलाड़ी जो मनिका बत्रा, आपने सवाल देखा है, इनको भी किया है। बाकी पहलवान विनेश फोगट और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल पुरस्कार के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा, जो कि यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। और ये इस प्रकार वर्चुअल होगा, ना कि मतलब रियल किसी भी एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन्हें वर्चुअल रूप से ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ठीक है। बाकी 27 खिलाड़ियों को 4 वर्षों के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। बाकी मैंने एक लाइफ टाइम श्रेणी में ये द्रोणाचार्य पुरस्कार मैंने दे रखा है, आप इनको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इनका एक स्क्रीनशॉट आप स्नैपशॉट ले लीजिए, बाकी आप इन्हें देखते रहिएगा। फिर नवगठित राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित, ठीक है, नेशनल NRA देखा था, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है। तो परीक्षा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने का निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसमें से कौन सा राज्य है जो कि NRA जो भर्ती करवाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो भी भर्ती करवाएगा उसका जो प्रीलिम्स टेस्ट होगा, ठीक है, तो सबसे पहला वो टेस्ट लेगा। तो उसमें से उसी नंबर के आधार पर जो आपने मतलब एक कॉमन टेस्ट होता है, ठीक है, कॉमन टेस्ट होगा, वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। यदि इनमें नंबर आए उनके आधार पर ही वो भर्ती करवा लेंगे। तो ऐसा कौन सा है? तो इसमें से मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा वादा किया है, ठीक है। मध्य प्रदेश ने कहा कि आप जो भी भर्ती लोगे, इसके जो भी प्रीलिम्स के नंबर आएंगे उनके आधार पर हम नौकरी दे देंगे। कौन कौन से ग्रुप? C और D ग्रुप के, ठीक है, जो नॉन टेक्निक पोस्ट होती है। तो अब मध्य प्रदेश के बारे में जान लो। तो राजस्थान के बाद दूसरा स्थान है किसमें? देश के क्षेत्रफल के मामले में, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल है ही। बाकी यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। इनका राज्य पशु क्या है? राज्य पशु है जो कि बारहसिंहा है, और राज्य पशु बारहसिंहा है, लेकिन राज्य पक्षी एशियाई पैराडाइज फ्लाई कैचर, जैसे दूधराज है, इसे भी कहा जाता है, ठीक है। इनका राज्य के फूल क्या है? पलाश। तो इनका वापस देख लीजिए, राज्य के फूल पलाश है, राज्य के पशु बारहसिंहा है, और मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी एशियाई पैराडाइज फ्लाई कैचर है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई। तो आज अपने लिए इतने ही सवाल थे। बाकी यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप कोई भी कमेंट या अपना सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। सो फिर मिलते हैं एक कल नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, कल वापस सुबह 4 बजे आपको लेक्चर मिल जाएगा।